स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में, जहां पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की आपके साथ आज चर्चा करूंगा। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, इसका सिलेबस काफी वास्ट है। तो हमें अगर सही तरीके से इस एग्जाम में आगे बढ़ना है तो हमें पीस बाय पीस, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करना होता है। आप में से बहुत से कैंडिडेट जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने 2025 को अपना टारगेट सेट कर लिया है एंड यू आर डिटर्मिन्ड टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बट क्या ये इतना आसान है? जवाब है इतना आसान तो नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर तरीके से आगे बढ़ोगे, सही डिसीजन लोगे, सही टाइम पर सही चीज करोगे, तो इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, एंड दैट टू इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसमें एनसीईआरटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और एनसीईआरटीज को पढ़ने का एक सही तरीका होता है। ये हमेशा याद रखना कि एनसीईआरटीज एक जरिया है, ये अल्टीमेटली एंड नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ ली, उसको 2-4 बार रट्टा लगा लिया, उसके बाद पेपर में बैठ गए, वो क्लियर हो जाएगा। नहीं, लेकिन पहला स्टेपिंग स्टोन एनसीईआरटी जरूर होता है। तो क्योंकि ये पहला स्टेप आपका है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पहले स्टेप को सही से लें, सही से आगे बढ़े, क्योंकि यहां पर अगर गड़बड़ की तो उसका इंपैक्ट आपकी आगे की तैयारी पे होता है। तो आज के इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी सेशन में टाइम टॉर्च टेक्निक टू स्टडी एनसीईआरटीज, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो दोस्तों, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स और मेन स्टेज के लिए हम समझ सकते हैं अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और सिलेबस को देखें। एनसीईआरटी सरकारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने टेक्स्ट बुक्स को रेकमेंड किया है स्टूडेंट्स के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज हैपनिंग इज के एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने मिलता है, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो प्रीलिम्स में 30% क्वेश्चंस का मतलब होता है 60 नंबर। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 60 नंबर जो हैं आपके, वो एनसीईआरटी से गेन की गई नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व हो सकते हैं, एंड दैट टू वेरी एक्यूरेटली, राइट। तो एनसीईआरटी अगर पढ़ के गए हो तो ये चीजें हेल्प करती हैं। सेकेंडली, मेंस की स्टेज के ऊपर आप जानते हैं कि आंसर राइटिंग लिखनी जरूरी है। आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब एक पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में आपके पास कुछ फंडामेंटल नॉलेज है, कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, और उनको आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन वो नॉलेज कैसे गेन करें, किन डायमेंशंस पर सोचे? कई बार क्या होता है कि खुद से रिसर्च करोगे ना तो पीएचडी स्कॉलर की तरह बस फैल जाओगे, थीसिस लिखनी शुरू कर दोगे। लेकिन एनसीईआरटी की खास बात यह है कि ये हर टॉपिक का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। क्योंकि यूपीएससी में ना प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है कि देयर इज नो बाउंड्री फॉर द सिलेबस। ओपन एंडेड सिलेबस सा है, लेकिन हमें कहीं तो बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो वो जो दायरा है, वो दायरा हमें एनसीईआरटी की मदद से पता लगता है और एक फ्रेमवर्क मिलता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी को आपने तैयार करना है तो एनसीईआरटीज आर द बेस्ट बुक्स टू कवर इंडियन सोसाइटी। एनसीईआरटी जो क्लास 11-12 की सोसाइटी वाली बुक्स हैं, वो बेस्ट बुक्स हैं आपको उसको कवर करने के लिए। कैसे कि बेसिकली इंडियन सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग डायमेंशंस चैप्टर वाइज उस बुक में दे रखी हैं। उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मोर ओवर, एनसीईआरटीज की जो बैक एक्सरसाइज हैं, नो डाउट वो बनी तो स्कूल के बच्चों के हिसाब से थी, बट उनको अच्छे से उस पर पॉन्डर अपॉन करके सोच समझ के अगर यूपीएससी के हिसाब से भी आप आंसर लिखना चाहो तो वो बन सकता है। इनफैक्ट यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे बैक एक्सरसाइज में, ठीक है। अब वही बात है कि एक 12वीं क्लास का बच्चा आंसर लिखेगा, एक यूपीएससी कैंडिडेट आंसर लिखेगा, उसमें फर्क जरूर होगा, बट हाँ, काफी हद तक पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो एनसीईआरटीज देखो इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन इनको पढ़ने में बहुत बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो है कि बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं इसको स्टडी करने में। देयर आर एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी जून में तैयारी स्टार्ट की थी फॉर 2024 एग्जाम, एंड उन्होंने एनसीईआरटी से शुरू किया था, बट अभी तक अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर का मिड आने वाला है, स्टिल दे आर ऑन एनसीईआरटी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है इनकी एनसीईआरटी। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो यही है कि एस्पिरेंट्स को लगता है कि क्योंकि ये पहला स्टेपिंग स्टोन है तो इसका एक एक शब्द पत्थर की लकीर है और ये हमारे मस्तिष्क में छपा होना चाहिए, और इसकी वजह से उनको होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट कि पता लगा कि मैंने एक भी लाइन एनसीईआरटी की छोड़ दी तो मैं तो ये 30% ऑफ द एग्जाम कर नहीं पाऊंगा। इस वजह से क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं एनसीईआरटी को रटने में, विदाउट रियलाइजिंग कि ये बुक्स एक्चुअली स्कूल के बच्चों के हिसाब से बनाई गई थी। उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कहानियां पेली गई हैं। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, 9th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। क्या करोगे पढ़ के भाई? पालमपुर जाना है, घूमना है, राजा हिंदुस्तानी चल रही है? नहीं, उसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकालो, बस खत्म। और उसके लिए 3-4 पेज 5 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बट क्योंकि वही फोमो है कि कहीं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में से कोई सवाल ना आ जाए, ठीक है, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है। और ये समझना भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते कि इन बुक्स को जल्दी जल्दी करके एक्चुअल तैयारी स्टार्ट करनी है आपने, ठीक है। तो ये एक समस्या आती है और इस समस्या को हमने सॉल्व करना है। कैसे करना है अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, विच इज नोन एज CS लाइव ग्रुप, और इंस्टाग्राम पे दिस इज माई पर्सनल हैंडल, ठीक है। और ये QR कोड्स हैं, इनको स्कैन करके भी आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। हैविंग सेड दैट लेट मी नाउ टेल यू कि हम NCERT को कैसे अप्रोच हमें करना चाहिए। व्हाट इज द आइडियल वे टू स्टडी और रीड NCERT, ठीक है। तो आइडियल वे तो है ऐसा जो हम यूजुअली रिकमेंड करते थे पहले भी, ठीक है, अभी भी करते हैं, कि देखो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपने कोई नया लिटरेचर पढ़ना है या नया टॉपिक, नया इशू पढ़ना है, तो उसकी 3 रीडिंग्स लगेंगी। सर ये क्या बोल रहे हो, 3 बार पढ़नी पड़ेगी हर चीज? बिल्कुल, 3 रीडिंग्स लगेंगी। लेट अस सी कि वो रीडिंग्स किस प्रकार से लगानी पड़ेगी आपको। पहली रीडिंग में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आप कैजुअली टॉपिक को स्टडी करोगे और सिर्फ अंडरस्टैंड करोगे जो चीजें बता रखी गई हैं। जैसे एक नॉवल पढ़ते हो, उस नॉवल की तरह आराम से टॉपिक को स्टडी किया और आराम से समझा कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है। जो आपकी दूसरी रीडिंग होगी, दूसरी रीडिंग में आप उसको करने से पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे उसी टॉपिक से जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिस्ट्री अगर कैजुअल रीडिंग की है तो हिस्ट्री के कुछ MCQs देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, मेंस के क्वेश्चंस देखिए। वो क्वेश्चंस को देख के आपके ब्रेन को इमीडिएटली सिग्नल मिलेगा कि ओके ये चीजें मैंने पढ़ तो रखी हैं, लेकिन जब मैंने पहली रीडिंग ली उसकी ओरिएंटेशन उतनी अच्छी नहीं थी, मैंने इन चीजों पर तो ध्यान ही नहीं दिया जिस पर सवाल आते थे, राइट। तो ये चीज आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा। सो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, राइट। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको डायमेंशन समझ लगी हैं, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर भी पाओ, लेकिन जो डायमेंशंस अब समझ लगी हैं, तो अब आप दोबारा सेकंड रीडिंग करोगे और इस बार इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करोगे या फिर बुक की साइड पर स्क्रिबलिंग कर लोगे। पहली रीडिंग पे अंडरलाइन करना अवॉइड करना, हाईलाइट करना अवॉइड करना, स्क्रिबलिंग करना अवॉइड करना, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे एवरीथिंग विल सीम वेरी इंपॉर्टेंट, तो पता क्या लगेगा, पूरी की पूरी किताब आपकी पीली हो रखी है हाईलाइटर से, उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। तो सेकंड रीडिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर हम थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपकी आएगी थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग से पहले एक बार फिर से यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोबारा आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि हर बार जब आप देखोगे PYQ को आपको समझ आएगा कुछ चीजें यहां पर मिस आउट होगी, अब यहां पर ध्यान गया था आपको NCERT पढ़ने पर, अब यहां पर जब आपने पढ़ा दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको लगा कि अच्छा हाँ ये भी चीज मैंने पढ़ी तो थी पर मेरा फिर से ध्यान छूट गया, तो अब आप तीसरी रीडिंग करोगे। अब मुझे आप ये बताओ कि जब 2 बार आप पढ़ चुके हो अच्छे से, तो क्या तीसरी रीडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? मान लो पहली बार पढ़ने में 1 घंटा लगाया था, दूसरी बार सेम चीज को पढ़ने में कितना लगेगा? आधे घंटे के करीब लगेगा, 30 to 40 मिनट्स लगेंगे। और जब तीसरी बार सेम चीज पढ़ रहे हो आप, तो उसको 15-20 मिनट में आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अब आप लोगे क्विक ग्लांस, यानी कि कहानी मेन आपको पता है, अब आपका ध्यान उन चीजों पर जाएगा जो आपके फ्रंट ऑफ द माइंड पे होनी चाहिए। मैक्सिमम स्टोरी जो है बैक ऑफ द माइंड में रहेगी, क्योंकि UPSC में जब प्रीलिम्स में खासकर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस गट फीलिंग से होते हैं, वो गट फीलिंग बैक ऑफ द माइंड की इंफॉर्मेशन से होते हैं, राइट। तो इसलिए 2 रीडिंग्स जो है वो हमारी बैक ऑफ द माइंड की इंफॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करती है, और जो इमीडिएट फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, फॉर एग्जांपल डेट्स लेट्स से, या नेम ऑफ सर्टेन प्लेसेस, नेम ऑफ इंपॉर्टेंट बैटल्स, नेम ऑफ सर्टेन पैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, तो वो चीज अब फ्रंट पे रहेगी और थर्ड रीडिंग में वहां पर ध्यान रहेगा आपका। यहां पर जो चीजें आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं फॉरगेट भी कर लेता हूं, तो इसके आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, राइट। और अब आपको यहां पर थर्ड रीडिंग के पॉइंट पे आके टाइम टॉर्च टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए फॉर मेकिंग NCERT नोट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस टाइम टॉर्च टेक्निक, ठीक है। टाइम टॉर्च टेक्निक को अगर आपने समझना है तो बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जहां पे बेसिकली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। NCERT को पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है, कोई कमेंट सेक्शन में बताना चाहेगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ NCERT? NCERT पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है कि जो बड़ा सा विशाल समंदर ज्ञान का मैंने अभी एक्वायर करना है, उसमें एटलीस्ट मैं एक पांव रख के देख लूं कि मुझे पता लग जाए कि पानी ठंडा है गर्म है क्या है,
कि हिस्ट्री पढ़नी है, बहुत विशाल है, लेकिन उसकी शुरुआत तो करोगे कहीं से। तो एक सही स्टार्ट करनी जरूरी है। इस सही स्टार्ट में एनसीईआरटी को कवर करके आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो क्या गोल्स है यहां पर? कॉन्सेप्ट्स को समझना, इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना, इंपॉर्टेंट ईयर्स एंड बैटल्स को समझना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में ये सारा है, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी में फिनोमिनास विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट, राइट, फिनोमिना, ठीक है, दे विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट। तो क्लियर गोल होना चाहिए। ठीक है, टाइम टॉर्च टेक्निक क्या है? ये बेसिकली मैनेजमेंट की एक टेक्निक होती है जिसमें कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि लिमिटेड इनपुट देके भी आप मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सको। तो उसमें सबसे पहले जो सेट चीज है वो है गोल। ठीक है, गोल के बाद आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। मेनी ऑफ यू व्हाट यू डू रॉन्ग, इसके जैसे नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स खासकर क्या करते हैं कि जब मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा था ना, मेरा पड़ोसी था सामने एक, उसको मुझे देखकर ना उसे बड़ी इंस्पिरेशन आती थी, कहता था मैं भी कुछ करूंगा, मैं एनसीईआरटी शुरू करता हूं। उस भाई ने एनसीईआरटी शुरू की और उसने स्टार्ट किया साइंस की एनसीईआरटी से। साइंस की एनसीईआरटी आज की डेट में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना जरूरी है, उसमें से चीजों को समझना जरूरी है, लेकिन ये इतना नहीं है कि आप उसके पीछे पड़ जाओ, क्लास 6 to 12 तक उसको चितना शुरू कर दो, वो जरूरी नहीं है। तो कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, किस एनसीईआरटी से आपने स्टार्ट करना है, एंड विद इन क्लास 6 to क्लास 12 विच एनसीईआरटी चैप्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर्स, ये बहुत मैटर करता है। दिस मैटर्स अ लॉट, राइट। तो क्लास 6, 7, 8 जनरली ये एनसीईआरटीज बहुत ही हल्की फुल्की सी होती हैं, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाला, मतलब क्विकली इसको आगे बढ़ो, फटाफट पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, 9th 10th की ठीक ठाक होती है, 11th 12th की एनसीईआरटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। तो प्रायोरिटाइज सही से करना जरूरी है, एंड विद इन दोस क्लासेस कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू सम अदर चैप्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में थीम 1 क्लास 12 भक्ति सूफी मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का काफी कुछ बता रखा है, काफी मोटी किताब है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में आती नहीं, मेंस में इतने साल हो जाते हैं क्वेश्चन आता नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट वो नहीं बन जाती। तो प्रायोरिटीज समझनी बड़ी जरूरी है। प्रायोरिटी समझने के बाद आपको टाइम एलोकेट करना है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर टाइम ज्यादा दो। बहुत से बच्चे यहां पर भी फंस जाते हैं कि इकोनॉमी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं है, क्योंकि पहली बात 9th से स्टार्ट होती है, 9th पढ़ने लायक है ही नहीं किताब एनसीईआरटी की, 10th में थोड़ा बहुत पता लगता है, 11th 12th की इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 5 दिन के अंदर होनी चाहिए इकोनॉमी आपकी। बच्चे लगा रहे हैं 30 दिन, पूरा महीना इकोनॉमी चल रही है। ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप टाइम दे नहीं रहे, फटाफट कर रहे हो, फिर फंस रहे हो, फिर लग रहा है कि जी मेरी तो 200 दिन हो गए, 1 साल एनसीईआरटी ही चलती जा रही है। ठीक है, तो करेक्ट टाइम तभी दे पाओगे जब प्रायोरिटी सही होगी। प्रायोरिटी तब सही दे पाओगे अगर आपको गोल को लेकर क्लैरिटी है। इसके बाद आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है। एनसीईआरटी में भी कई बार क्या होता है कि यू गेट टू इमोशनल, रटना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्रक्स लाइन को पकड़ना है, क्रक्स वर्ड्स टर्म्स को पकड़ना है, क्रक्स स्टेटमेंट्स को पकड़ना है, लिखनी है समरी, शॉर्ट नोट, खत्म बात। कहानियां जो बताई हुई है ना बच्चों को समझाने के लिए, उनके पीछे नहीं पड़ना, दे आर डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, वहां पर कई लोग तो डे ड्रीमिंग करनी शुरू कर देते हैं, अच्छा हाँ हमारे स्कूल के टाइम पे भी ना ये जब कहानी पढ़ी थी हमने, मैम ने कुछ ऐसा कहा था, मैं क्लास के लास्ट बेंच में, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। तो एनसीईआरटी में मुद्दे की बात पर फोकस करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते लोग। कंसिस्टेंसी अगर नहीं बनाओगे तो इस एग्जाम में आगे भी बड़ी दिक्कत आएगी। कंसिस्टेंसी बनानी जरूरी है। अगर आपने दिन में डिसाइड किया है कि 2.5 से 3 घंटे आप डेली एनसीईआरटी को दे रहे हो तो वो देने जरूरी बनते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी के बाद यू नीड टू बी रेगुलर इन रिवीजन एज वेल। और रिवीजन करते करते अगर आपको कहीं पर यह लगता है कि आपकी एनसीईआरटी पढ़ने की अप्रोच कहीं गलत हो गई, उसको करेक्ट करने के लिए एडजस्ट भी करना जरूरी है। Right, and along with this you need to consistently learn from your mistakes, adapt and improve। और improvement कब होती है? जब आप MCQ solve करोगे यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के। एनसीईआरटी के ना क्लास 11 12 की बैक एक्सरसाइज में टू सम एक्सटेंट यस यू कैन से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको यूपीएससी स्टैंडर्ड के, बट बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते। तो जब तक आप यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक कैसे इंप्रूव करोगे? तब तक कैसे एनसीईआरटी आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फोकस हो रही है? गोल तो आपका अल्टीमेटली यही है ना कि यूपीएससी की ओरिएंटेशन में आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए। तो विदाउट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज हाउ विल यू डू दैट? ठीक है, और एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कहां से सॉल्व करोगे, कैसे मिलेंगे, ये समस्या आती है। तो अल्टीमेटली जब इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे
तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आप अपने 100% एफर्ट में से सिर्फ 20% एफर्ट लगा के आप 80% रिजल्ट गेन कर सकते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये? जब आपको क्लियरली पता है कि एक चैप्टर है, ठीक है, लेट्स से देयर इज वन क्लास, उस वन क्लास के मल्टीपल चैप्टर्स हैं और उन मल्टीपल चैप्टर्स में आपको समरी मिल गई, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि खुद 3-3 रीडिंग्स करो। पहली रीडिंग तो कर लोगे टाइम लगा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ोगे, उसके बाद डिसइंचेंट हो जाओगे कि ये क्या पूछ रहा है, जो मैंने पढ़ा उसमें तो मुझे मिला नहीं। फिर तीसरी रीडिंग करोगे, दूसरी रीडिंग करने के बाद फिर दोबारा पीवाईक्यू पढ़ोगे, उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी इंपैक्ट हो सकती है। तो इसमें क्यों ना कुछ ऐसा हो, एनसीईआरटीज़ का कुछ ऐसा ज्ञान आपको हम ऑलरेडी बनाकर दे दें जिसमें कि आपके पास ऑलरेडी उसी अप्रोच से इंपॉर्टेंट क्रक्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। क्रक्स इज इंपॉर्टेंट एंड यू आर गेटिंग दैट क्रक्स। व्हाट इफ दिस हैपेंस? क्या आपको नहीं लगता कि आपका टाइम काफी बच जाएगा, काफी आपके एफर्ट्स बच जाएंगे? 20% जहां पे 100% देना पड़ना था और आपके लग जाने थे 200 प्लस डेज, 200 प्लस डेज अगर आपके लग जाने थे, 200 प्लस डेज कितने होते हैं, ठीक है, लगभग 7-8 महीने होते हैं, 7 महीने, ठीक है, 200 से 250 दिन, 7-8 महीने अगर लगा रहे हो एनसीईआरटी को पढ़ने में, तो काहे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, काहे के एस्पिरेंट हुए, तो यहां पर आपका एफर्ट बचना बड़ा जरूरी है। तो इस अप्रोच से जब करोगे, क्रक्स के ऊपर फोकस करके, उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके, तो दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 80% रिजल्ट, जो आपका डायरेक्ट यूपीएससी में यूजफुल रहेगा। अब इस चीज को करने के लिए व्हाट कैन बी डन इज कि आपको अपना कंटेंट 20% रिड्यूस करना है। मतलब एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 कितनी सारी किताबें हैं, है ना। अब उसको अगर रिड्यूस कर दो कि मान लो 100 पेज की किताब है, 100 पेजेस की किताब है, इस 100 पेजेस का निचोड़ आपने 20 पेजेस में कंडेंस कर लिया। अब मुझे आप ये बताओ कि जब इस 20 पेजेस में कंडेंस कर लोगे 100 पेजेस की किताब को, तो ये पढ़ना आसान है कि इसको पढ़ना आसान है? और जब कंडेंस करोगे तो ऑब्वियसली आप फ्लो चार्ट बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, नोट्स बनाओगे, शॉर्ट पॉइंट्स बनाओगे। रिवाइजिंग दिस इज मोर इजी। तो आपका एफर्ट कम हो गया, लेकिन ये 20% में क्योंकि इसका निचोड़ है सारा, 80% रिजल्ट कंट्रीब्यूट करेगा। और इसमें आपकी मदद कर सकता है टीम स्टडी आईक्यू का एनसीईआरटी बैच। दिस इज अ रीवैम्प्ड एनसीईआरटी बैच, जहां की लाइव क्लासेस और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है इन कंपैरिजन टू आवर प्रीवियस बैच। तो इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड 10th September इज द लास्ट डेट टू एनरोल, राइट। तो इसमें एनरोल करके आप अपनी एनसीईआरटीज को एक सही स्टार्ट दे सकते हैं। ऑल्सो CS लाइव कोड यूज करके आपको इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इसको ट्राई करना, CS लाइव लगा कर देखना। यू कैन बेसिकली अवेल दिस पर्टिकुलर कोर्स इन ओनली ₹3,000, ठीक है। स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पे जाना है। अब इसमें हमने किया क्या है कि लाइव क्लासेस में ना एनसीईआरटी के एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि कहानियां नहीं पढ़ेंगे हम, वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये बुक्स भी दी जाएंगी। इसी कोर्स के साथ आपको 5 बुक्स मिलेंगी। यू आर गेटिंग इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, राइट। इन फर्स्ट बैच, फर्स्ट सेट जो आपका बुक्स का आएगा वो ये आएगा। उसके बाद आपको ज्योग्राफी की मिलेगी और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिलेगी। अब इनको स्टडी करने से एक ही किताब में क्लास 6 से क्लास 12 तक सारी चीजें हमने समराइज करके दे दी हैं। इनको पढ़ लिया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसके अलावा और क्या चाहिए? एक ही किताब में सारी की सारी 6-7 क्लासेस आपकी कवर हो रखी हैं, राइट। और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो रखी हैं, यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से कवर हो रखी हैं। क्लासेस में हम जब डिस्कस करते हैं तो वी गो अ लिटिल बियॉन्ड एनसीईआरटी, और अब अल्टीमेटली यूपीएससी के लिए तो बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना ही पड़ेगा। हर कंपोनेंट के कंप्लीट होने के बाद हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़ के भी यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? लाइक यू कैन गो टू स्टडी आईक्यूज वेबसाइट, ठीक है। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जब आप जाओगे या ऐप पे जाओगे तो आपको यूपीएससी लाइव 2024 बैच में जाना है। इसमें एक्सप्लोर कोर्सेज के अंदर यू विल हैव टू फाइंड एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी हमारा कहां पे है? लेट मी शो यू, ये रहा एनसीईआरटी, ठीक है। दिस इज एनसीईआरटी बैच। तो इसमें 100 क्लासेस में हम कवर कर रहे हैं। 100 डेज नहीं है, 100 क्लासेस है दोस्तों, ठीक है। बीच में छुट्टी वुट्टी आएगी, ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा चिल भी करेंगे, पर 100 क्लासेस में द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। इसमें आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास प्रोमो कोड ऐड करने की ऑप्शन आएगी। यहां पर इफ यू ऐड CSLIVE, ठीक है, ये ऐड करके यू विल बेसिकली अप्लाई एंड सी
3000 रुपीज में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, विच विल गिव यू एन अल्टीमेट स्टार्ट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, द कोर्स इज रियली ग्रेट, क्लासेस इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो एक दो क्लासेस जो हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा। कोर्स 2 साल के लिए आपके पास रहेगा, एंड इसमें मान लो किसी दिन आप लाइव क्लास नहीं भी लगा पाए तो इन दैट केस इवन यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास द नेक्स्ट डे, ठीक है। अगली क्लास से पहले पिछले दिन की क्लास को अपलोड कर दिया जाता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो उसको 1.5 1.25 पे भी आप देख सकते हैं। बुक्स का पूरा फायदा ले सकते हैं, और आपके पोर्टल के ऊपर क्लास की जो पीपीटीज होती हैं और जो क्रक्स नोट्स होते हैं सॉफ्ट कॉपी, वो भी दी जाती है फॉर योर एडिशनल रीडिंग। बाकी बुक्स आपके पास हैं, उनको ही अच्छे से पढ़ लोगे, एकदम मक्खन की तरह पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी इन अ वेरी क्विक वे। और क्योंकि हमारे साथ रह के आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो कंसिस्टेंसी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम बाउंड तरीके से पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, आज के सेशन में इतना ही, एंड जाने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंडर कि कोड जो आपने यूज करना है, CS Live इज द कोड दैट यू हैव टू यूज टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आज जितनी बातें हमने की इसमें आपको कुछ एडवांटेज मिला है, एंड सही तरीके से एनसीईआरटी पढ़ के आप अपनी IAS की प्रिपरेशन को एक सही स्टार्ट देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगले स्ट्रैटेजी सेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।